नमस्कार साथियों, सर्वा क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपनी क्लासेस चल रही है आरपीसी और आरएसएस बी से संबंधित जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। तो सभी साथी जुड़ें, सर्वा क्लासेज को शेयर करें, अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लें और वहां पे संपूर्ण नोट्स और क्लासें प्राप्त कर लें। शुरू करते हैं। कास्ट जो प्रदेश है उनकी प्रमुख शिलाकृतियां कौन कौन सी होती है, इसकी सामान्य जानकारी हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में प्रदान की गई। अब इसका दूसरा पार्ट अपन देखते हैं। तो दूसरे पार्ट में अपन देखेंगे कि कास्ट प्रदेश जो है उसमें किस प्रकार से अपरित स्लूप बनते हैं, जैसे कि घोलरंध्र है, विलेरंध्र है, निपातरंध्र है, डोलाइन है, युवाला है, लेफीज है ना, स्टेलेग्माइट है, स्टेलेक्टाइट है, गुहा स्तंभ है, प्रमुख शिलाकृतियां हैं, उनको विस्तार से बारी बारी से जानते हैं। कॉकपिट है। तो शुरू करते हैं क्लास को इन शब्दों के साथ में कि मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर ही गुल गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर ही गुल से गुलजार होता है। तो जब तक हम भरपूर कोशिश नहीं करेंगे, जज्बे के साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आपको पता है सफलता कहाँ मिलने वाली है साथियों। तो पार्ट 2 अपन देखने वाले हैं। कास्ट स्थल रूप जो है उनको विस्तार से देखेंगे, उसका दूसरा पार्ट अपन देखने वाले हैं। एनसीईआरटी बेस भी है, शानदार क्लासे हैं। आरपीएससी और आरबी आरएसएस भी एग्जाम जो है उसके नए पैटर्न के अकॉर्डिंग शानदार क्लास आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो शुरू करते हैं इसका पार्ट 2। और पार्ट 2 में अपन देखने वाले हैं प्रमुख अपरित कास्ट शिलाकृतियां। तो प्रमुख अपरित कास्ट शिलाकृतियां है कौन कौन सी है, तो उसको विस्तार से अपन देखते हैं। तो यहां पे अपरित कास्ट शिलाकृतियां कौन कौन सी बनती है, बारी बारी से अपन देखते हैं। तो सबसे पहले प्रमुख कास्ट शिलाकृतियां कौन कौन सी है। तो कास्ट प्रदेशों में जब चूना जल के साथ में घुल जाता है, कार्बन युक्त जल के साथ में CO2 जब जल के साथ मिलती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है, फिर वो एक विलेन का रूप में धारण कर लेता है, विलेन कारक के रूप में वो काम करता है और वो चूना प्रधान सेलो जो के साथ में अभिक्रिया करके और घोल बना करके उसको बहा करके ले जाता है। इससे पहले वाले वीडियो में जो घुलन क्रिया है, घोलीकरण जिसको कह सकते हैं, है ना, उसको अपन देखा है। अवघर्षण जो है, अपघर्षण कह सकते हैं, सन्निघर्षण कह सकते हैं, है ना, उसको देखा है। और जलगति क्रिया है उसको देखा है, जिसके द्वारा चट्टान जो है वो खोखली होती है और उसमें प्रवाह होता है और नई आकृतियां बनती है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे इसमें विलय रंध्र जो श्वालो होल्स है वो कैसे बनते हैं। वो छोटे छोटे रंध्र होते हैं धरातल के अंदर, वो छोटे छोटे रंध्र जिनके तहत पानी अंदर पहुंचता है। तो ये रंध्र जो होते हैं मुख्य रूप से इनको विलय रंध्र कहते हैं। फिर है सिंक होल या घोलरंध्र। तो 2 से 4 विलय रंध्र बन करके एक बड़े आकार का यदि रंध्र बना लेते हैं तो इस बड़े आकार के रंध्र को मुख्य रूप से क्या कहते हैं, सिंक होल या घोलरंध्र कहा जाता है। फिर निपात रंध्र, तो कोलेप्स सिंक कैसे बनता है, 2 घोलरंध्र यदि मिल जाते हैं, 2 घोलरंध्र उनके बीच की दीवार ढह जाती है, यहां से ये दीवार जो है जो टूट करके हट जाए, अलग हो जाए, तो ये जो बड़ी आकृति का जो घोलरंध्र बनता है उसको कोलेप्स निपात रंध्र या कोलेप्स सिंक कह सकते हैं, या इसको डोलाइन भी कहा जाता है। डोलाइन भी इसी को कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है अपना युवाला। तो 2-4 ध्वस्त निपात रंध्र या डोलाइन मिलकर के बड़े आकार की जब संरचना बनाते हैं जिसको अपन युवाला कहते हैं। इसके बाद में लेपिस, यानी इस तरह के कटाव से इस तरह की जो तीक्ष्ण आकृतियां बन जाती है धरातल के ऊपर चूना प्रदान क्षेत्रों में अपर्दन से, तो इसको अपन लेपिस कहते हैं। और धरातल के अंदर कंदरा गुफा, यानी गुफा कब बनती है, जब ये धरातल है इसके अंदर ये जो बीच में से चूना प्रदान जो चट्टान थी वो बह करके प्रवाहित हो गई और ये खाली जगह आपको नजर आ रही है, ये वाली जगह, तो ये एक प्रकार से क्या बन गई, गुफा बन गई। तो इस प्रकार से ये जो शिलाकृतियां हैं वो बनती है। बारी बारी से प्रत्येक को विस्तार से अपन देखते हैं और निक्षेपण से स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट और गुहा स्तंभ उसको देखेंगे। सबसे पहले आता है विलय रंध्र, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं विलय रंध्र। मैंने कहा है ये स्वालो होल्स कैसे बनते हैं। तो चूनापत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे गोल गर्तों को का निर्माण होता है जो कि विलय रंध्र कहलाते हैं। जैसे मैं एक प्रकार का एक धरातल का शेप अपन ले लें कि ये धरातल का शेप है, ठीक है, और इसको मैं यह इस प्रकार से थोड़ा सा
कहाँ जॉइंट रह गया, ये जॉइंट रह गया, ठीक है। तो उसके बाद में ये मान लिया अपना धरातल है। इस धरातल के अंदर आप देखेंगे कि जगह जगह आपको किस तरह की शेप मिलती है, बीच बीच में आपको इस तरह के जगह जगह आपको चट्टान के बीच में ऐसे रेसे मिलते हैं, और इन छिद्रों के माध्यम से जल जो है अंदर चट्टान के अंदर पहुंचता है। ये जो छिद्र आपको नजर आ रहे हैं, यही छिद्र जो मुख्य रूप से जो शिराओं के अंदर मिलते हैं, यही छिद्र है मुख्य रूप से क्या कहलाते हैं, विलय रंध्र कहलाते हैं। ये छोटे छोटे छिद्र है और इनके द्वारा ही सेल के अंदर पानी नीचे की ओर प्रवेश करता है, ठीक है ना। तो इस तरह की शेप यदि जहां कहीं भी आपको नजर आ रही है तो ये एक प्रकार से कहे तो क्या है, विलय रंध्र। फिर दो या दो से अधिक विलय रंध्र मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, सिंक का निर्माण करते हैं, यानी घोलरंध्र का निर्माण करते हैं। तो सिंक होल या घोलरंध्र क्या है, जब चूना प्रधान सेलों में वर्षा होती है तो कार्बन युक्त जल चूने को घोल करके छोटे छोटे छिद्र बना लेता है, जो घोलरंध्र कहलाते हैं। यानी दो चार विलय रंध्र मिलकर के घोलरंध्र का निर्माण कर लेते हैं। अब इसकी शेप दो प्रकार की होती है, कीपाकार घोलरंध्र। जब घोलरंध्र की आकृति कीप के जैसे हो जाती है तो ये कीपाकार हो गया। तो घोलरंध्र की शेप दो प्रकार की होगी, एक तो कीपाकार, यानी इस प्रकार का सा घोलरंध्र यदि है, इस प्रकार का सा घोलरंध्र है, ये गड्ढा आपको नजर आ रहा है तो ये कीपाकार है। और दूसरा है बेलनाकार घोलरंध्र। दूसरी शेप कौन सी है, बेलनाकार। तो ये एक प्रकार से बेलन की शेप में सीधा खड़ा इस प्रकार का सा घोलरंध्र बनता है तो ये बेलनाकार हो गया। तो ये ब हो गया और ये ए आकृति हो गई, इस तरह की आकृति बनती है। तो घोलरंध्र मुख्य रूप से दो चार विलय रंध्र जब उनकी लगातार अपर्दन से ये एक हो जाते हैं, बड़ा थोड़ा सा बड़ा शेप बन जाता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंक होल बोलते हैं। तो ये शेप इसकी दो प्रकार की होती है। एक घोलरंध्र का आकार कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक होता है और गहराई आधा मीटर से 30 मीटर तक देखने को मिलती है। तो काफी बड़े होते हैं, यानी ये आकार में कुछ इनका एक्सेप्टेबल एरिया देखेंगे अपन तो कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तक ये पहुंच जाते हैं, और इनकी जो गहराई होती है वो आधा मीटर से लेकर के 30 मीटर तक इनकी गहराई मिल सकती है। अब ये शेप बनती कैसे है, तो वही बात है जैसे कि मान लेते हैं अपने एक धरातल का स्वरूप लिया, ये धरातल लिया अपने, और इस धरातल के अंदर अपन देखेंगे कि किस प्रकार से एक विलय रंध्र है उसका निर्माण होता है। शेप बनी नहीं ना रहा, ये सीधा ही मान लेते हैं भाई ये धरातल है ना। अब इस धरातल के अंदर यदि अपन जो शेप बनाते हैं किसकी, विलय रंध्र की, घोलरंध्र की, तो इस प्रकार का सा यदि कीपाकार भाग तैयार हो जाता है, इस प्रकार का सा कीपाकार भाग तैयार हो जाता है, इस प्रकार का सा, तो इस तरह की शेप यदि कहाँ जहां भी बनती है चूना काष्ठ प्रदेशों के अंदर, इस तरह की से इसमें से पानी प्रवेश करता है, तो यह शेप यदि कहाँ जहां कहीं भी आपको नजर आती है तो इस तरह की संरचना जो मुख्य रूप से क्या कहलाती है, सिंक होल कहलाती है या घोल रंध्र कहलाती है ना। ये इस तरह की शेप आपको जहां कहीं भी नजर आए तो ये घोलरंध्र ये खूब सारे बन जाते हैं धीरे धीरे, क्योंकि कई विलय रंध्र मिल करके इस तरह की शेप का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन विलय रंध्र कहते हैं, फिर घोलरंध्र कहते हैं, सिंक होल कहते हैं। तो इस तरह की शेप बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, सिंक होल या घोलरंध्र के नाम से पुकारते हैं। ये कीपाकार और बेलनाकार दो शेप इसकी मैंने बता दी आपको। उसके बाद में अगला आता है निपात रंध्र। निपात रंध्र या कोलैप्स सिंक, या इसको अपन दो लाइन भी कहते हैं, दो लाइन। तो डो लाइन भी इसे ही कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, जब घोलरंध्र की नीचे की दीवार ढह जाए तो बड़े छिद्र बन जाते हैं जिन्हें निपात रंध्र के नाम से पुकारते हैं। तो दो घोलरंध्र आपस में मिल जाते हैं, भाई बीच की जो दीवार है वो ढह करके दो घोलरंध्र आपस में मिल जाते हैं, तो इस तरह की जो शेप बनती है उसको अपन निपात रंध्र के नाम से पुकारते हैं। मान लेते हैं इस प्रकार की सी ये शेप है, ठीक है। ये कोई धरातल है। अब ये जो धरातल है, इस धरातल के अंदर अपन
ठीक, ऐसे इस धरातल का निर्माण मैं कर दूं आपके सम्मुख से। ये कोई धरातल है, अब इसमें कलर भर देता हूँ, पूरे में भर जाएगा, शायद रह गया क्या, ये रह गया। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये जो भाग है, ये मान लिया इसका नीचे का भाग हो गया, और यहाँ से ये जो भाग था, ये मलबा, ये टूट करके यहाँ गिर गया, है ना। ये मलबा, इसको अपन दूसरे कलर से ले लेना। ये मलबा टूट करके कैसे कहाँ गिरा है, ये यहाँ से मलबा टूट करके यहाँ गिर गया। ठीक है, ये मलबा यहाँ गिर गया और यहाँ से टूट गया। इस तरह की जो शेप बनती है, इस तरह की जो शेप आपको नजर आएगी, इसका नाम है निपात रंध्र। ये क्या है, क्या कहेंगे इसको अपन, निपात रंध्र। तो डोलाइन या इसको निपात रंध्र भी कहा जाता है, निपात रंध्र या फिर डोलाइन भी इसको कह सकते हैं। तो इस तरह की शेप बन जाती है। तो दो या दो से अधिक घोलरंध्र आपस में मिलकर के उनके बीच की दीवार ढह जाती है, तब एक बड़े आकार की शेप बन जाती है, बड़ा सा एक गड्ढा बन जाता है ना। क्योंकि ये बीच में ये गुफा है, एक प्रकार से कहें तो यहाँ ये गुफा बन गई, क्योंकि इसमें जो काष्ठ के अंदर जो जल प्रवेश किया और वो नदी का रूप धारण करके इधर से बह रहा था, तभी तो दीवार गिरी है। अंदर से खोखला होने के बाद तो गिरेगी ना, ऐसे तो कैसे गिरेगी। तो यहाँ से ये खोखली हो गई जगह, खाली जगह में ये पानी तो प्रवाहित हो गया, और ये इस जगह में यहाँ का मलबा गिर गया और ये खाली हो गया। तो इस को अपन डोलाइन या निपात रंध्र के नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, अगली आकृति, अगली आती है युवाला। तो युवाला क्या है, तो जब घोलरंध्र व डोलाइन की छत गिरने से, जब घोलरंध्र व डोलाइन जो है उसकी छत गिरने से या पदार्थों के स्खलन से आपस में ये मिल जाते हैं, कौन, डोलाइन और घोलरंध्र। ठीक, आपस में मिल जाते हैं तो लंबी व तंग विस्तृत खाइयां बन जाती है। ये खाइयां युवाला कहलाती है, या इसको घाटी रंध्र भी कहा जाता है। विस्तृत आकार की युवाला पोलिये कहलाते हैं। बड़े आकार के युवाला क्या कहलाते हैं, पोलिये कहलाते हैं। तो अब इसकी शेप यदि अपन बनाएं तो किस तरह की आकृति बनेगी, देखो मैं थोड़ा सा आपको इसका डायग्राम अपन ऐसे बनाते हैं। शेप तो थोड़ी देखनी पड़ेगी ना भाई। ये धरातल मान लिया, ठीक है, मान लिया। अब इसके अंदर क्या होता है कि इस धरातल को मैं थोड़ा सा, ये दो, ये धरातल अपना, और इसकी जो खड़ी ढाल है ना उसको ब्राउन कर दूं, ये दो खड़ी ढाल है। ठीक है, अब यह धरातल हो गया अपना। इस धरातल के अंदर क्या हुआ, यहां से अपर्ण होकर के कई बड़ी बड़ी खाइयां बन गई इस प्रकार की, है ना। ये बीच में क्या बन गई, बड़ी बड़ी खाइयां सी बन गई, टेढ़ी मेढ़ी इस प्रकार की सी, ये बड़े आकार की खाइयां एक प्रकार से घाटियां सी बन गई है। क्योंकि यहाँ का जो चूना था, यहाँ की सेल थी, वो क्या हो गई, स्खलित हो गई, प्रवाहित हो गई, बह गई। क्यों, जल के साथ में अभिक्रिया करके यह प्रवाहित होकर के आगे चली गई। तो इस प्रकार से ये जो बनी है भाग, खाइयां बनी है, इसको मैं अलग कलर से दिखा दूं आपको ताकि आप इसको समझ सको। तो इसको अपन कलर देते हैं डार्क ब्लैक। ठीक है, ये वाला आ गया, ये लो जी। तो ये दो खाइयां आपको नजर आ रही है बीच बीच में, इस तरह की लंबी सी, इसको घाटी रंध्र भी, क्योंकि लंबी लंबी घाटियां हो गई ना एक प्रकार से कहें, तो धरातल में इस तरह की शेप बन जाती है जिसमें डोलाइन और घोलरंध्र, उनकी छत गिरने से आपस में वो मिल जाते हैं, तो लंबी तंग खाइयां बन जाती है। तो इस तरह की जो शेप आपको नजर आएगी, ध्यान से देख लेना, इसको अपन युवाला कहेंगे या इसको घाटी रंध्र भी कहेंगे, क्योंकि लंबी घाटी, बड़ी घाटी का आकार शेप हो गया। और बड़े आकार की युवाला जो है, यदि इसका आकार और बड़ा हो गया तो उसको वो पोलिये के नाम से कहा जाता है। पोलिया, पेलिये शब्द भी आता है, तो पोलिये शब्द जो आता है इसके लिए आता है कि ये बड़े आकार के युवाला क्या कहलाते हैं, पोलिये कहलाते हैं। तो आपको समझ आना चाहिए, इस तरह की शेप यदि बनती है तो क्या है, युवाला। ठीक है, आगे चलते हैं। आया समझ में, कैसा लगा बताना जरूर भाई। उसके बाद में चलते हैं लेपिश। तो लेपिश वही है, धरातल उबड़ खाबड़ हो गया है, तीक्ष्ण भाग कहीं पे ऊपर उठ गया है, कहीं पे थोड़ा सा कम तीक्ष्ण भाग है, तो उस तरह की आकृति जो है वो लेपिश कहलाती है, वो होई।
तो लेपिस मुख्य रूप से क्या, तो मैंने अभी कहा था इस तरह किसी शेप बन जाएगी, है ना, तो उसको अपन लेपिस कहते हैं। तो लगातार अपरदन से चुनाव प्रदेश गर्तों और खाइयों के हवाले हो जाता है, पूरा प्रदेश ही गर्तों और खाइयों के हवाले हो जाता है। तो संपूर्ण भाग में अनियमित पतले और नुकीले कटक बन जाते हैं। ये जो अनियमित आकार के कटक है यही लेपिस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? लेपिस कहलाते हैं। अब इसकी शेप कैसे बनती है, चलो अपन बना लेते हैं इसकी शेप भी, कि ये धरातल है ही, और ये अपना धरातल है, और इस धरातल के अंदर अब यहां जो अपन शेप बनाएंगे वो कैसी बनेगी, देखो यहां जब कटाव होगा तो इस प्रकार की तीक्ष्ण आकृतियां, है ना, ऐसे तीक्ष्ण आकृतियां आपको नजर आएगी। अब ये जो शेप यहाँ पे बनी है, इसको मैं कैसा कर दूं, ब्राउन कर दूं ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये देखो ये शेप बन जाएगी। तो इस तरह की शेप मुख्य रूप से जो आएगी वो क्या कहलाएगी, ये लो जी, दूसरा कलर करेंगे इसको, चलो जी। अब इस धरातल के ऊपर ये तो इसका सीधा कट वाला भाग है, इसके अंदर मुख्य रूप से इस तरह की जो संरचना बनी है आपके, ये तीक्ष्ण संरचना, उबड़ खाबड़ हो गया पूरा का पूरा धरातल। तो इस तरह की जो संरचना आपको नजर आ रही है चुने काष्ठ प्रदेशों में, तो इसको अपन बोलते हैं लेपिस। क्या बोलते हैं? लेपिस। तो एक आरीनुमा संरचना बन गई ना, है ना, आरीनुमा। अपन इसको उसमें चलेंगे ना जो हिमानीकृत शिलाकृतियों के अंदर, तो वहां इस तरह की शेप अरेत अपन देखेंगे वहां विस्तार से। तो यहां इसको क्या कहते हैं, लेपिस कहा जाता है। क्या कहते हैं? लेपिस। चले आगे, चलो जी। अब आता है कंदरा या गुफा, केव कैसे बनती है। तो केव या कंदरा या गुफा कैसे बनती है, तो कंदरा और गुफा ऐसे भाग जहां चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, यानी एक के बाद दूसरा संस्तर, सेल बालू पत्थर और क्वार्टजाइट से बने हुए संस्तर हो, इनके बीच में चूना पत्थर और डोलोमाइट चट्टानें हो, तो वहां कंदराओं का निर्माण होता है ना। बड़ी कंदराएं, एक कंदरा है उसका एक मुख खुला होता है, तब वो कंदरा या गुफा कहलाती है। और जब उसके दोनों मुख खुले हो जाते हैं तो वो टनल बन जाती है, यानी कंदरा के दोनों सिरे यदि खुले हो जाते हैं तब वो क्या बन जाती है, सुरंग बन जाती है। ठीक है, फिर क्या कहलाती है, सुरंग कहलाती है। तो इसको अपन कैसे समझेंगे, तो इसके लिए अपन पेज नया ले, क्या नया पेज ले लेते हैं। अब कंदरा या गुफा अपन बनाते हैं, किस प्रकार से कंदरा है वो तैयार होती है। तो बड़ी शेप, डायग्राम बनाए, थोड़ा सुंदर ही बनाए ना, देखा जाएगा। यह धरातल है, मान लेते हैं इस तरह का अपना धरातल है, और इस धरातल पर अभी गुफा बनाते हैं आपके समक्ष, देखो किस तरह से काष्ठ प्रदेशों में गुफा बनती है उसको बनाते हैं। ठीक है, अब ये धरातल हो गया। इस धरातल के अंदर अपने, ये तो हो गया अपना बेस, और इसकी ये साइडें ब्लू कर दूं मैं, चलो जी। ये पूरा का पूरा धरातल हो गया। इसके अंदर मुख्य रूप से कटाव कैसे होता है, तो बड़ी बड़ी गुफाएं बन जाती है, इस प्रकार की सी शेप बन जाती है, इस प्रकार की सी, है ना। इस तरह की सी शेप यदि बन जाती है, जिसका एक सिरा जो मुख्य रूप से है, एक सिरा जो मुख्य रूप से होता है वो, अब इधर से ये पानी प्रवेश किया, इधर से पानी प्रवेश किया, आर पार नहीं है ना। इस यहां से ये मुख्य रूप से क्या नहीं है, आर पार नहीं है। चलो जी,
यहाँ तक ही पहुँचा है अपन ने इसको, आर पार नहीं है, आगे इस सतह में दूसरी साइड में नहीं खुली है। तो इस तरह की शेप आपके समक्ष जहाँ कहीं भी नजर आए, है ना, तो उसको अपन क्या कहते हैं, केव या गुफा कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा आगे तो बढ़ाना पड़ेगा, वरना तो अपनी डिजाइन बनेगी नहीं। चलो जी, ये आ गई। अब ये जो शेप आपके समक्ष नजर आ रही है, इस तरह की शेप जहां कहीं भी आपको बनती नजर आएगी, उसको क्या कहेंगे अपन, धरातल के अंदर ये गुफा बन गई है एक प्रकार से कहे तो, ठीक है ना। क्या बन गई है, गुफा। इसमें ऊपरी छत है ना, वो वैसे की वैसे ही है, यानी ये छत वैसी की वैसी थी, यहाँ से अंदर जमीन खोखली हो गई, यहाँ से जमीन खोखली हो गई, ऊपर का जो भाग है ना, उसका एक सिरा खुला है ना। तो इस तरह की जो संरचना बनती है उसको अपन क्या बोलते हैं, गुफा या कंदरा, ठीक है। अब इसके दोनों सिरे यदि खुले हो जाते हैं, जैसे ये इधर भी खुली है इधर भी खुली है, तो यहां पर यदि खुली हो जाती है तब इसको मैं मान लूँ कि यहां तक इसको बढ़ा दूं, ये लो जी, इसको बढ़ा करके ये लो जी, इसको यहां तक बढ़ा दिया। अब ये क्या हो गई, इस कंडीशन में इसका दूसरा रूप आ गया। अब ये दोनों इसके सिरे खुले हो गए तो टनल हो गई, सुरंग हो गई, समझ गए। तो इसको केव, गुफा या टनल का निर्माण। अब हुआ कैसे, तो बीच बीच में समांतर यहाँ एक सेल थी जिसमें कंकड़ पत्थरों की सेल थी, दूसरी यहाँ चूना प्रस्तर की या डोलोमाइट की सेल थी। जैसे जल प्रवेश किया तो डोलोमाइट वाली सेल को बहा करके, काट करके, घोल करके आगे की ओर प्रवास करके इस जमीन को पूरी को खाली कर दिया। तो खाली करने से ये जो शेप तैयार हुई है उसको अपन क्या कहेंगे, कंदरा या गुफा, ठीक है। ये दोनों इसके सिरे खुले हो गए तो अपन क्या कह देंगे, सुरंग कह देंगे, ठीक है। चलो जी आगे। अब आता है अंधी घाटी। क्या है, अंधी घाटी। अंधी घाटी का जो रूप होता है वो मुख्य रूप से ब्लाइंड वैली कैसे बनती है, तो जिस भाग से रंध्र नदी का जल सतह के नीचे जाता है, उसके आगे के भाग का जो होता है वो शुष्क रहता है, क्योंकि इसमें नदी एक बार प्रवेश कर गई, पानी प्रवेश, फिर वो प्रवाहित नहीं होता, वो सूखी रह जाती है। इस भाग में नदी प्रवाह नहीं होता क्योंकि नदी का प्रवाह तली के अंदर होता है। तो इस तरह की जो स्टार्टिंग की घाटी जो प्रवाहित बनती है उसको अपन क्या कहते हैं, अंधी घाटी कहते हैं। तो ये अंधी घाटी कैसे बनती है, तो इस अंधी घाटी को यदि अपन देखते हैं तो अब यहां से अपन इस भाग के अंदर यदि जल प्रवेश करवा दिया अपन ने, इस धरातल के अंदर यहां से जल प्रवेश कर गया, यहां से, ठीक है, पानी प्रवेश कर गया, पानी प्रवेश कर गया, ये पानी अंदर यहां प्रवेश कर गया। अब ये पानी था वो जमीन के अंदर तो बहना प्रारंभ कर दिया, यहां से ये पानी कहां चला गया, जमीन के अंदर। तो यहां से ये इस प्रकार से ये पानी जो है आगे एक नदी के रूप में बहना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये पानी अब आगे प्रवाहित हो रहा है, आराम से ये प्रवाह हो रहा है। अब ये नदी जो है अंदर है, एक काष्ठ प्रदेश के अंदर खाली जमीन करके उसमें प्रवाहित होने लग जाती है। लेकिन इसका जो ऊपरी भाग है, ऊपरी जो शेप है मुख्य रूप से, उस शेप की यदि अपन बात करें तो ये शेप जो है ये वाली, जहां से पानी प्रवेश किया है सबसे पहले, और ये अब खाली रह जाती है क्योंकि इसमें अब नदी डेली थोड़ी ना, पानी थोड़ा सा प्रवेश किया, पानी तो नीचे बह रहा है ना। तो ये जो है शुष्क घाटी बन जाती है, शुष्क घाटी है, और इसी शुष्क घाटी को अंधी घाटी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, अंधी घाटी। तो यही शुष्क घाटी आगे चल करके किसका रूप ले लेती है साथियों, अंधी घाटी का रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से एक शेप जो बनती है उसके अंदर अंधी घाटी है, उसका निर्माण होता है, ठीक है ना। किसका निर्माण होता है, अंधी घाटी का निर्माण होता है। तो ये शेप बनी है। फिर आता है धंसती निवेशिका। धंसती निवेशिका या निवेशिका या सरिता कह सकते हैं इसको, धंसती निवेशिका या सरिता कह सकते हैं, नदी कह सकते हैं। तो इसका निर्माण कैसे होता है, सिंकिंग क्रीक कैसे बनती है, तो सिंकिंग क्रीक किस प्रकार से तैयार होती है, तो काष्ठ मैदान के ऊपरी सतह पर इतने घोल छिद्र बहुत होते हैं, बहुत सारे, मैंने कहा जो घोल छिद्र छोटे छोटे छिद्र होते हैं काष्ठ प्रदेशों के अंदर, है ना। तो समूची सतह एक छलनी के समान नजर दिखाई देती है। तो जो विलेर अंदर वाली जो संरचना होती है, तो विलेर अंदर, तो इस विलेर अंदर छेद को कहते हैं सिर्फ, लेकिन पूरी संरचना जो विलेर अंदर वाली है उसको अपन क्या कहेंगे, धंसती निवेशिका। इन छिद्रों से होकर नदी का जल है
या बरसात का पानी हो जमीन के अंदर रिस जाता है तो इसे धस्ती निवेशिका कहा जाता है। समझ गए? इस छिद्र से बिंदु से जल नीचे प्रविष्ट होता है, उसे सिंक कहते हैं भाई, सिंक या रंध्र कहते हैं। तो वही भाग, बात तो वही आ गई ना, जैसे ये भाग था और इस भाग के अंदर मुख्य रूप से ये भाग था। अब इस भाग के अंदर तेरी तो इस भाग के अंदर बीच बीच में रंध्र हो गए, जगह 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 आपको ये रंध्र नजर आ रहे हैं जहां से पानी अंदर प्रवेश करता है ना। यहां से पानी प्रवेश करके जमीन के अंदर रिसता है। तो ये जो रंध्र है इनको विलय रंध्र कहते हैं। लेकिन ये संपूर्ण जो स्थलाकृति बनी है, इस संपूर्ण स्थलाकृति को मुख्य रूप से क्या करते हैं? धस्ती निवेशिका, धस्ती निवेशिका कहेंगे इसको। ठीक है, ये निवेश कर रही है किसका? पानी का। तो इसमें पानी प्रवेश कर रहा है, छलनी के समान आकृति शेप बन गई है, तो इसको धस्ती निवेशिका कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी जो है बरसात का इन रंध्रों के माध्यम से ही प्रवेश करता है। जो रंध्र है उसको सिंक कहते हैं, सिंक, है ना। तो सिंक एक प्रकार का बारीक छेद होता है, जैसे कि विलय रंध्र, है ना। तो एक प्रकार का होल ही हो सकते हैं, जैसे घोल रंध्र है, सिंक होल, सिंक होल, घोल रंध्र। तो इनको सिंक कहा जाता है, छोटे छोटे छिद्रों को। तो धस्ती निवेशिका पूरी पूरी जो स्थलाकृति बनती है उसको धस्ती निवेशिका के नाम से पुकारा जाता है। तो ये थे अपर्दन से निर्मित प्रमुख स्थलरूप। कौन कौन से अपने विस्तार से देख लिए साथियों। अपने देखा है कि अपर्दन से कौन कौन से स्थलरूप बने हैं काष्ठ प्रदेशों में। सबसे पहला आपने विलय रंध्र देखा, उसके बाद में अपने घोल रंध्र देखा। घोल रंध्र के बाद में उसकी छत ढही तो अपने उसको निपात या कोलेप्स या निपात रंध्र की संख्या दे दी। निपात रंध्र है उसी को अपने डोलाइन कहा। फिर निपात रंध्र 2-4 मिलकर के बड़ी घाटी बना लेते हैं, स्वरूप थोड़ा चेंज कर लेते हैं, तो इसको अपने युवाला कह दिया। युवाला की शेप थोड़ी और बढ़ जाती है तो उसको अपन घाटी रंध्र कह दिया। फिर जमीन के अंदर चूना प्रदेश के अंदर जो खाली जगह बन जाती है, वहां से चूना जो जल के साथ मिलकर के यदि बह जाता है, जिसको अपन ने गुफा या गुहा कह दिया। गुफा का एक सिरा खुला है तब वो गुफा है, उसका दूसरा सिरा और खुल गया तब वो टनल हो गई, सुरंग हो गई, है ना। धरातल जब छलनी के आकार में हो गया, जगह जगह छेद होकर के जब घोलरंध्र बहुत अधिक हो गए, उसमें पानी अंदर प्रवेश कर रहा है, तो छलनी समान जो शेप बनी है उसको अपने धस्ती निवेशिका कह दिया। इस प्रकार से अपर्दन से जो काष्ठ प्रदेश जो है उसमें अनेक प्रकार के स्थलाकृति है, स्थल स्वरूप है, उनका विस्तार से अपने अध्ययन किया। क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी स्थलाकृति है काष्ठ प्रदेश से संबंधित नहीं है। और मान लिया दे दिया वी आकार की घाटी, है ना, मान लिया दे दिया अपने को ऑक्सबो लेक, है ना, कुछ भी दे दे भाई, जैसे मान लिया कि प्राकृतिक तटबंध दे दे, है ना, अवरोधी या युग्मित वेदिका दे दे, तो कुछ भी दे देना बीच में, तो वो आपको तय करना है कि कैसे उसको अपन अलग करेंगे। अब आता है अगला बिंदु इसमें कि काष्ठ प्रदेशों में निक्षेपित स्तूप कौन से बनते हैं। तो जमाव से किस तरह की आकृतियां यहाँ बनती है, तो बहुत ज्यादा आकृतियां नहीं है। यहाँ पे 3 बड़ी आकृतियां हैं, हिंदी में आश्चुताश्म स्टेलेक्टाइट, निश्चुताश्म स्टेलेग्माइट, गुहा स्तंभ केव कॉलम, या स्तंभ कॉलम कह दो चाहे पोल कह दो, तो केव कॉलम्स। तो इस तरह की शेप जो बनती है, इनको मैं अभी बारी बारी से आपको बता देता हूं किस तरह से ये आकृतियां बनती है। सबसे पहले आश्चुताश्म या स्टेलेक्टाइट। भूमिगत कंदराओं में जल स्तर गिरने पर कंदरा की ऊपरी छत से जल रिस करके नीचे टपकने लगता है। जल के साथ गुलन क्रिया द्वारा पदार्थों का समाहित किया रहता है। यही गुले हुए जल के साथ चूने के जमाव भी कंदरा की छत से नीचे की ओर लटकते हुए छत के चिपके हुए लटकते हुए जमा हो जाते हैं। तो इस तरह की जो शेप बनती है उसको आश्चुताश्म या स्टेलेक्टाइट कहा जाता है। सिर्फ डिफाइन किया है, परिभाषा बताई है, मैं डायग्राम से बताऊंगा तब समझ में आ जाएगा। दूसरी आकृति है निश्चुताश्म स्टेलेग्माइट, वो लेक्टाइट की स्टेलेग्माइट। तो कंदरा की छत से टपकने वाले जल की मात्रा यदि ज्यादा होती है तो कंदरा के तल में भी चूने के निक्षेप या टेलीनुमा आकार में जमाव बन जाते हैं, जो निश्चुताश्म स्टेलेग्माइट कहलाते हैं।
स्टेलेग्माइट लंबे व नुकीले होते हैं, जबकि स्टेलेक्टाइट तो लंबे और नुकीले होते हैं, क्योंकि वो नीचे लटकते लटकते काफी नुकीले हो जाते हैं। लेकिन स्टेलेग्माइट जो है ऊपर से पानी गिरता है, फिर उसके ऊपर जमता है, फिर वो फैलने की कोशिश करता है, ठीक है ना, इसलिए वो मोटे होते हैं स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट पतले होते हैं, नुकीले होते हैं, स्टेलेग्माइट मोटे होते हैं। फिर तीसरी आकृति बनती है गुहा स्तंभ केव कोलम कैसे बनता है। तो कभी कभी आशुताश में काफी लंबे होकर के कंदरा की तली से मिल जाते हैं या स्टेलेग्माइट से जाकर के मिल जाते हैं, दोनों आपस में एक हो जाते हैं, तो एक स्तंभ नुमा शेप बनती है। यही स्तंभ जो है गुहा स्तंभ या कंदरा स्तंभ के नाम से जाना जाता है, यानी केव वॉल कह सकते हैं इसको, गुहा स्तंभ कह सकते हैं, है ना, या केव कोलम कह सकते हैं, उसकी शेप बनती है। तीन बात आ गई। अब देखते हैं इनको। अन्य छोटी शिलाकृतियां भी बनती है, तो अन्य शिलाकृतियों के अंदर स्टेलेक्टाइट के पास के अंदर, यानी स्टेलेक्टाइट का छोटा रूप जिसमें छोटे छोटे चूने के निक्षेप है, नुकीले छत से चिपके रहते हैं, तो उन छोटे छोटे चूने के जो तीक्ष्ण कटक बनते हैं या नुकीले चिपके हुए सुई के समान जो आकृति बनती है, जिसको ड्रिप स्टोन कहा जाता है ना। तो ड्रिप स्टोन है वो स्टेलेग्माइट के पास पास यदि बने हैं तो उसको बोलते हैं हेलेक्टाइट, और ये वही ड्रिप स्टोन यदि स्टेलेग्माइट के पास लटकते हुए धरातल की तली में बनते हैं उसको बोलते हैं हेलेग्माइट। तो ये हेलेक्टाइट और वो हेलेग्माइट, बात तो ये स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट, तो लेक्टाइट और लेग्माइट, तो हेलेक्टाइट और हेलेग्माइट। शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूनायुक्त निक्षेप को ड्रिप स्टोन कहा जाता है। तो इसको डायग्राम के माध्यम से अपन समझते हैं कि कैसे ये बने हैं। धन्यवाद नहीं करेंगे, पहले इसको समझेंगे कि ये डायग्राम लेकर के हम किस प्रकार से काष्ठ प्रदेशों में निक्षेपण से शिलाकृतियां बनती है। काष्ठ निक्षेपणात्मक स्थल रूप। कौन कहता आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबे से उछालो यारो। तो मेहनत करो तो भरपूर करो मेरे दोस्तों, तब जाकर के आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। तो सबसे पहले अपन एक गुहा या गुफा बनाते हैं, तभी तो इस तरह की शेप जो है वो बनेगी अपने पास। ये जो शेप है मैंने एक गुफा बना दी है, ठीक है, और ये भी स्थलखंड है। यहाँ पे ये बड़ा एक स्थलखंड अपन ने ले लिया। ध्यान से देखना, डायग्राम में बना ही रहा हूँ आपके समक्ष, कुछ कमी हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं। फिर यहाँ से गुफा को अपने यहाँ से इसकी तली शुरू कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये अपने गुफा देखो अभी बनेगी। आप कहोगे बनी तो नहीं सर, ऐसे कैसे बना दी। अभी गुफा बनाता हूँ। ये पहला स्थलखंड, ये दूसरा, अरे तेरी तो कहाँ खाली रहा भाई, मेरे यार यहाँ खाली रहा, ठीक है। ये दूसरा स्थलखंड और ये तीसरा स्थलखंड, ठीक है। अब ये बीच में जो खाली जगह आपको नजर आ रही है, ये क्या होगी, अपनी गुफा होगी। अब पानी ऊपर से टपकाते हैं, डालते हैं पानी। ये दो इधर से ये बड़ा सा अपन ने एक बादल बनाया और बरसात हुई, ठीक है। इस बरसात के साथ में H2O प्लस CO2 ये जलाया, H2O प्लस CO2 घुल करके साथ में आया, इसमें प्रवेश किया। बीच बीच में इसके अंदर CaCO3 चूने के निक्षेप थे, ऑलरेडी इसके अंदर थे। इसके साथ में पानी अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करने के बाद में ये चूना घुल करके और नीचे की ओर टपकना शुरू हो गया। शुरू होने के बाद में यहाँ से चूना टपका
तो टपका तो उसके निक्षेप इस प्रकार से चूने के निक्षेप तैयार हो गए। इस तरह से चूने के टपकने से निक्षेप तैयार हो गए और एक प्रकार से ये शेप बनी। ये जो शेप आपके छल्ले नुमा आकृति आपको नजर आ रही है साथियों, इसी का नाम है स्टेलेक्टाइट। क्या नाम है इसका? स्टेलेक्टाइट। ये स्टेलेक्टाइट, ठीक है। सेम ही पानी ऊपर से नीचे टपका। टपका तो आपको पता है पानी नीचे भी गिरा। नीचे गिरा तो यहां जो निक्षेप हुआ ये थोड़े से काफी फैल करके हुआ इस प्रकार का सा निक्षेप नीचे की ओर भी हुआ और ये जमाव जो धरातल की तली में हुआ, ये जो संरचना बनी मेरे दोस्तों, उसका नाम हो गया स्टेलेग्माइट। स्टेलेग्माइट। ये स्टेलेक्टाइट आश्युताश्म में, स्टेलेग्माइट निश्युताश्म में, ठीक है। अब यहां ऊपरी छत से जो पानी टपका है, उस टपकते पानी के साथ में कुछ नुकीले चूने के निक्षेप, ये जरूर तो नहीं है कि सभी जगह इतनी बड़ी बड़ी स्तंभ बन गए हो। छोटे छोटे छिद्र बने, छोटे छोटे लटकती हुई नुकीली शिराएं बनी, क्योंकि सेम एक ही थोड़ी ना बनता, छोटे छोटे बहुत सारे बनते हैं। इस तरह की जब शेप बनी, तो इस तरह की शेप बनी, इससे जो एक नई शेप बनी जिसका नाम अपन ने दिया था ड्रिप स्टोन, है ना। तो ये छोटे छोटे नुकीले सिरे बने इस प्रकार के से। तो ये नुकीले सिरे जो है ना, ये आपके समझ में, इसको बोलता है ड्रिप स्टोन। ड्रिप स्टोन जब ऊपरी छत पे बने, ऊपर की ओर छत पर बने, है ना, तो इसको बोले हेलेक्टाइट। हेलेक्टाइट। और ये ड्रिप स्टोन जब धरातल के निचले भाग में बने, यहां ड्रिप स्टोन बने, इन ड्रिप स्टोन को यहां पे कहा गया हेलेग्माइट। हेलेग्माइट और ये हेलेक्टाइट। तो ये हेलेग्माइट कहलाई, ध्यान से। अब बचा क्या? स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, ड्रिप स्टोन, ऊपर वाले छत के ड्रिप स्टोन हेलेक्टाइट और नीचे वाले जो आधार तल है उस पर ड्रिप स्टोन हेलेग्माइट। अब गुहा स्तंभ बचा है। अब कभी कभार ये ऊपर से लटकता हुआ चूना जो है, यहां से लटकता हुआ चूना है, काफी नीचे की ओर लटकता चला गया, लटकता चला गया, और लटकते लटकते नीचे वाला जो भाग है उसमें पाए जाने वाला जो स्टेलेग्माइट है उससे मिल गया। मिलकर के ये जमा होने से एक प्रकार की ये शेप बनी जो दोनों छतों को जोड़ने लग गई। ये जो शेप बनी तो ये एक पोल बन गया ना, स्तंभ बन गया। ये जो पोल बना इसको कह दिया गुहा स्तंभ। क्या कह दिया इसको? गुहा स्तंभ। ये पोल बन गए, है ना। तो इस प्रकार से एक चुनाव प्रदेश, जो काष्ठ प्रदेश में धरातल के अंदर जमीन में बनी जो गुफा है, क्योंकि काष्ठ शिलाकृतियां काफी अंदर बनती है, और स्टेलेक्टाइट तो ऊपर से लटकता हुआ होता है, ड्रिप स्टोन ऊपर से लटकता हुआ बिंदु है, तो क्यों न कंदरा के अंदर ये बनेंगे। और ये जो संपूर्ण जो आपको नजर आ रही है, ये इसको अपन कंदरा कहते हैं या गुफा कहते हैं। ये कंदरा बनी है, इसके अंदर ये शिलाकृतियां आपको नजर आ रही है, जिसमें स्टेलेक्टाइट है, स्टेलेग्माइट है, ड्रिप स्टोन है, हेलेक्टाइट है और हेलेग्माइट है, और गुहा स्तंभ है। ये शेप यहाँ मुख्य रूप से देखने को मिलती है, जो काष्ठ प्रदेशों में चूने के निक्षेप से बनती है, या काष्ठ प्रदेशों में जो कार्बन युक्त जल जब चूने के साथ में विक्रिया करता है, जो घोल बनता है, और घोल बनने के बाद में जहां गुहा बनती है, गुफाएं बनती है, उस गुफा के अंदर ये निक्षेपण से, डिपोजिशन से जो विभिन्न प्रकार के जो टोपोग्राफी मिलती है, स्थलों मिलते हैं, वो इस प्रकार के मिलते हैं।
तो ये थे मेरे हिसाब से, मैंने काष्ठ प्रदेश की संपूर्ण जो इस्लाकृतियाँ हैं उनको विस्तार से समझाने का प्रयास किया है और कोशिश की है, और शायद मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ें समझ में भी आई होगी। तो सारी की सारी मेरे हिसाब से समझ में आएगी। कुछ अन्य शब्द भी यहाँ पे यूज होते हैं, जैसे कि कंदरा को जोड़ने वाली ये जो नली है भाई, एक ये नली है जहाँ से कंदरा बनी है, तो यहाँ कंदरा को जोड़ने वाली ये जो नली है, इसको मैं अलग कलर से आपको बता दूं। ये वाली जो नली है जो कंदरा को जोड़ रही है, तो इस नली का नाम मुख्य रूप से होता है पोलजे। इसको पोलजे कहते हैं, एक शब्द और आता है पोलजे। तो सविंदर सिंह काफ़ी यूज करते हैं, उनकी बुक से मैंने काफ़ी हेल्प लेता हूँ, पढ़ता रहता हूँ उनको। तो पोलजे इस नली को मुख्य रूप से कहा जाता है। जैसे ध्वस्त निपात रंध्र बनते हैं, ध्वस्त डोलाइन या निपात रंध्र जो बनते हैं, वो यदि बड़े शेप में आ जाते हैं तो पोलजे, और बड़े शेप के ध्वस्त रंध्र तो उसको पोनार बोलते हैं, पोनार। बड़े आकार के ध्वस्त रंध्र, तो ध्वस्त रंध्र यदि बड़े आकार के हो जाते हैं तब उसका नाम हो जाता है पोनार। एक शब्द आता है कोकपिट, ये और आकृति इसमें आती है कोकपिट, ये कुछ शब्द आते हैं, तो ये अपर्दन के ही है कोकपिट। तो एक ऐसा स्त्रीलिंग जिसके अंदर बहुत सारे डोलाइन हो, है ना, बहुत सारे छिद्र हो, तो अनेक छिद्रों वाली जो शेप बनती है जिसके अंदर बहुत सारे छिद्र नजर आते हैं आपको, है ना, तो ये जो शेप है इसको कोकपिट कहा जाता है। बहुत सारे हॉल्स बने हुए हैं, घोलरंध्र बने हुए हैं, तो उस स्थलाकृति को ही कोकपिट कहा जाता है। एक काष्ठ खिड़की शब्द आता है, लेकिन वो तो उसके लिए ध्वस्त निपात रंध्र के लिए विशेष रूप से काम में लिया जाता है, काष्ठ खिड़की, ठीक है ना। तो ये थे संपूर्ण काष्ठ प्रदेशों में बनने वाली विस्तृत आकृतियां और विस्तार से उनका उल्लेख। कैसी लगी क्लास आप अवश्य बताइए। यदि आपको पसंद आई है तो क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर दें, है ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा लें, अन्य साथियों को क्लास को शेयर भी कर दें, ठीक है ना। थैंक यू फॉर ज्वाइन सर्वा क्लासेज। आप एप्लीकेशन वो भी डाउनलोड कर सकते हैं जहां पर संपूर्ण वीडियोज आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, और विभिन्न प्रकार के कोर्सेज, एक सामान्य सा जो एप्लीकेशन खर्च लेता है उस बेस पे ही मैंने विभिन्न प्रकार के कोर्सेज है वो भी लॉन्च किए हैं, और धीरे धीरे उनको उनमें बहुत सारे वीडियोज है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज अपलोड कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम।